कि मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी कल मेरे सामने बच्चे ने जूस पिया और डब्बा ऐसे ही फेंक दिया। फिर मैंने उसको बुलाया कि इधर फटाका तेरे अब्बे ने मारना है। तो तो अकदार के हवाले से ये कई तरह की अकदार होती हैं। कुछ अच्छी अकदार हमारी लेगेसी में है, कुछ जो है वो डिफरेंट हैं, जो हम कहते हैं हमारे कल्चरल प्रॉब्लम हैं, हमारे चैलेंजेस हैं। तो ये सब अकदार से ही आ रही हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा जैसे कि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराया, तो मेरा ऑलमोस्ट 25 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग और एज ए स्टूडेंट्स मुख्तलिफ फील्ड में, एज ए कमर्शलाइजेशन मैनेजर, सप्लाई चेन डेवलपमेंट, क्वालिटी, फूड सेफ्टी, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और मुख्तलिफ ममालिक में मुझे 100+ ट्रेनिंग्स का, इवन इस साल आई थिंक कोविड की सिचुएशन में काफ़ी टाइम मिला, तो सिर्फ 2021 में तो ऑलमोस्ट कोई 49 ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की मुख्तलिफ। तो इस तरह कुछ ट्रेनिंग देने का, जैसे आयरलैंड में, चाइना में और फ़िलिपीन में मुझे ट्रेनिंग देने का मौका मिला। लेकिन बहुत सारे ममालिक में, जापान में, USA, मुख्तलिफ ममालिक में से इसमें हमें एक्सपोजर मिला। और रिकग्निशन तो मैं हमेशा हमारा हर काम जो है वो अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। और जब आपको रिकग्निशन इस दुनिया में नहीं मिलती तो वो सबसे बड़ी रिकग्निशन है कि वो सही प्योर अल्लाह ताला से आपको रिवार्ड मिलता है। लेकिन कंपनीज़ में एक रिकग्निशन का रवाज है, तो मुख्तलिफ मुझे इंटेग्रिटी अवार्ड दिया गया लास्ट ईयर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। ये इंटेग्रिटी और वैल्यू बेस्ड जो मेरा टॉपिक है, तो इस हवाले से मैंने इसको किया। तो इस तरह पेप्सी को चेयरमैन अवार्ड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस अवार्ड, स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड और कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से मेरी एक्टिविटीज़ रही हैं। जैसे मैं हतार में हमारा प्लांट था, तो उस एरिया में हमें जितने भी स्कूल थे उनको हमने कंप्यूटर लैब बना दी, उनके मुख्तलिफ CSR प्रोजेक्ट, पानी की ज़रूरियात और इस तरह के जो फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने लॉन्च किए स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह की काफ़ी सारे काम हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी। कंपनी के CSR बजट होता है, तो उस रेफरेंस से बहुत सारे वेलफेयर के काम करने के मौके मिले। ये मैंने एक तस्वीर लगाई अपने गांव की। तो आई बिलोंग टू सून वैली, जो माउंटेन्स एरिया है, और ये मेरी ख्वाहिश होती है और आई लाइक इट कि वहाँ पे मैं जब मुझे मौका मिले और तो वहाँ पे मुझे टाइम में गुजारने का कभी मौका मिले, ख़ासकर अगर कभी बकरियाँ चराने का मौका मिले तो वो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती। तो ये मेरा ड्रीम होता है जब मुझे टाइम मिले, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो थोड़ा बात को शुरू करने से पहले एक मैं हार्वर्ड की स्टडी शेयर करना चाहूँगा कि डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच कंट्रीज़ के डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली इसको हम रिलेट करेंगे रिच एंड पुअर कंट्रीज़ के हवाले से, लेकिन एज ए डेवलप, और इसी से हम थोड़ा सा इससे नतीजा अखज़ करेंगे कामयाब और नाकाम लोगों के हवाले से भी। आवाज़ आ रही है अब सबको? वेरी गुड। तो डिफरेंस क्या है रिच और क्या एज ऑफ द कंट्री डिफरेंस है? क्या आपका ख्याल है कि एज का डिफरेंस है कि जो बहुत पुरानी कंट्रीज़ हैं वो तरक्की याफ्ता हैं? जो आप में से किस का ख्याल है कि एज वजह है? किसी का ख्याल नहीं। वेरी गुड, आपका एनालिसिस सही है। आप देखें इंडिया और इजिप्ट 2000 साल पुराने हैं, लेकिन दे आर पुअर। और दूसरी तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वो 150 ईयर्स। कई कंट्री ऐसे हैं जो हमसे भी बाद में आज़ाद हुए और वो तरक्की याफ्ता हैं। तो एज डिफरेंस नहीं है। क्या नेचुरल रिसोर्सेज रीज़न है? डू यू थिंक सो कि उनके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल, कुछ लोग ने कहा है कि बिल्कुल है, कुछ ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं। जी, नेचर जो कुदरती वसाइल होते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल हैं, ज़राअत हो,
पानी हो, फैक्ट्रियाँ हों, इंजीनियरिंग, हर एवरी, मतलब ये जो वसाइल हैं, क्या ये वजह है? आई एम सॉरी, मुझे रोक लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो आदी हूँ। हमारा जो कल्चर है, कॉरपोरेट कल्चर, वहाँ पे चूँकि मल्टीनेशनल लोग होते हैं तो वो इंग्लिश में करना पड़ता है, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, तो मुझे जहाँ आप समझ ना आए तो मुझे रोक लें और मुझे वापस ले आएँ इसमें। तो क्या ख्याल है आपका कि नेचुरल रिसोर्सेज रीज़न है? नेचुरल रिसोर्सेज रीज़न नहीं है। जापान देखें, 80% उनकी जो आबादी है माउंटेन्स पे मुश्तमिल है, एग्रीकल्चर के लिए इनएडुकेट है, कैटल नहीं है, लेकिन वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड दुनिया का बेस्ट चॉकलेट बना रहे, उनके पास कोकोआ नहीं बनता, वो इधर उधर से लेके और दुनिया का, और उनकी जो आई थिंक मैंने 5-6 साल पहले सफ़र किया था, सब बर्फ़ पड़ी होती है। उनके जो एग्रीकल्चर है वो हार्डली 4 मंथ से ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे कोई चीज़ कल्टीवेट ही नहीं हो सकती, उसके बावजूद वो बेस्ट चॉकलेट बना रहे हैं। और जापान में एक तो चीज़ ये मैंने ऑब्ज़र्व की कि वो उनकी, जब मैं 15-20 साल पहले मेरा एक चक्कर लगा था तो उसमें उनकी आबादी हमसे डबल थी, उस वक्त मैंने एनालिसिस किया था, और एरिया हमसे आधा था। लेकिन एक जो चीज़ मैंने फील की कि उनकी, मैंने 1 महीना वहाँ रहा तो मैं बड़ा मायूस हो गया कि मैंने कोई 1 महीना लड़ाई नहीं देख सका मैं वहाँ पे, और कोई बद अखलाक़ी नहीं देख सका मैं उनसे। और मुझे वो जो मैं किताबों में बचपन में पढ़ा था कि क़ब्ल इस्लाम का ये लोग ऐसे रहा करते थे, और इस्लाम के बाद जब इस्लाम आया तो इस तरह आए, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जाके इस्लाम के बाद वाला कल्चर देखा। यहाँ पे तो हम क़ब्ल इस्लाम का ही अभी तक देखते हैं अक्सर। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या वजह है। और गाड़ी, वो ट्रेन में जा रहे हैं, रात को 1 बजे कोई लड़की अकेली आ रही है, कोई देख तक नहीं रहा, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई देखता तक नहीं है, लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो लेकिन कि हम पॉइंट बात कर रहे थे कि रिसोर्सेज नहीं, फिर एग्जेक्टिव्स, क्या जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये डिफरेंस है। एग्जेक्टिव जो होते हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क, वो बड़े ज़हीन हैं और बड़े उनका दिमाग जो है वो बड़ा आला है हमसे। डू यू थिंक सो? हमारे एक दफ़ा मैं आयरलैंड में मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो मेरे कुलीग गए हुए थे इधर से, पाकिस्तानी थे, तो दुबई बेस्ड थे, तो कहते हैं जब हम निकले, पंजाबी में बात कर रहे, ज़्यादातर अमेरिकन थे हमारे साथ, मुख्तलिफ यूरोप के थे लोग। ये कहते हैं यार हम समझते हैं हम पाकिस्तानी बड़े नले होंगे हैं, लेकिन जो इन्होंने असी वेखते हैं ना तो जी कहते असी तो बड़े तकड़े हैं। तो जब आपका जो आप में से इंटरनेशनल मीटिंग्स का मौका मिले या यूरोपियन लोगों से या बाद में, तो यू विल फील कि देयर इज़ नो डिफरेंस। इवन हमारे लोग बाज़ औक़ात ज़्यादा स्मार्ट, देखें दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ज़्यादातर आप चीफ देखेंगे या तो कोई इधर से ही होंगे, एशिया से। अभी अमेरिका से एक स्टडी आई थी कि उनकी पता नहीं जो मल्टीनेशनल हैं उनमें मोस्टली कंपनीज़ के सीईओ जो हैं वो या इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं। जैसे अभी KFC का जो सीईओ है वो पाकिस्तानी है, पेप्सिको का चेयरमैन अभी तक इंदिरा नोई इंडियन रही है। तो इट्स डजंट, इसका मतलब ये है कि एग्जेक्टिव्स जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो फ़र्क नहीं है गरीब और अमीर मुल्कों में। तो फिर फ़र्क है क्या? रंग और नस्ल, रेस, स्किन, क्या ये फ़र्क है? ये भी फ़र्क नहीं है कि यूरोप वाले वो गोरे हैं इसलिए तरक्की वास्ते हैं, अमेरिका वाले वो हैं वहाँ काले भी हैं गोरे भी हैं, लेकिन वो भी आप कह रहे हैं फ़र्क नहीं है। तो व्हाट्स द डिफरेंस दैन? फ़र्क है क्या फिर? कि वो बाज़ कंट्री तरक्की से तरक्की करते जा लगे, वहाँ खुशहाल ज़िंदगी है, लोग एंजॉय करते हैं, और बाज़ लोग टेंशनें दे के रखते हैं, सबको जलील करके रखते हैं, ख़ुद भी जलील होते हैं, दूसरों को भी करते हैं, और बड़ी मुश्किल से ज़िंदा रहते हैं, और ज़िंदगी सबके लिए मुश्किल तरीन बना के रखते हैं। तो ये डिफरेंस है क्या? ये है डिफरेंस। डिफरेंस इज़ द एटीट्यूड, जो कि क्या ख्याल है आपका? इसके अलावा चूंकि आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतनी स्टोरी बनाई, क्या डिफरेंस आप फील कर रहे थे? कि इसके अलावा कोई जहन में आ रहा था कोई डिफरेंस? के क्या डिफरेंस है? डू यू थिंक एटीट्यूड ही डिफरेंस है? काम करने का सलाहियत, वर्क लविंग,
और कोई चीज़, नज़रियात, वक्त की कदर, और चीज़, सिस्टम्स, निज़ाम, मेथड्स, जी, प्रॉपर यूज़ ऑफ कैपेबिलिटीज़, राइट पीपल ऑन राइट प्लेस, कि जो सही बंदा जिस पोजीशन पे होगा वो होगा। इसके अलावा लीडरशिप, अगर आप लीडरशिप आपने बात की, अगर एनालाइज करेंगे, ये बेसिकली हार्वर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स एनालिसिस किया है, तो यू विल फील कि जो मेजॉरिटी का जो डिफरेंस है वो है, ये मैं आपको दे भी दूंगा ये प्रेजेंटेशन, तो आप यू कैन शेयर इट। तो जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो ये असूल और ये वैल्यूज़ हैं जो कि अमल करते हैं। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी है उन लोगों में, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी को पहली पोजीशन हासिल है। एथिक्स, जी, जो ईमानदारी है, और इंटेग्रिटी के आप, इंटेग्रिटी अभी हमें अवार्ड का भी जिक्र किया था कि आप ज़िंदगी भर कोई गलत काम नहीं करते, किसी कोई रिश्वत नहीं लेते, आप नाइंसाफ़ी नहीं करते, आप ईमानदारी से काम करते हैं और पूरी मेहनत से काम करते हैं। यानी आप ईमानदार भी हैं और प्रोफेशनली कम्पिटेंट भी हैं। अगर आप टीचर हैं तो एक कम्पिटेंट टीचर हैं कि आपको, मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आर आई एम, मैं जहाँ भी अभी इस पोजीशन में हूँ तो मैं टीचर्स की वजह से हूँ। मैं इस वक्त अपने प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के टीचर्स को मैं हर साल कोशिश होती है मैं मिलना ज़रूर जाता हूँ, उनको फ़ोन करता हूँ। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह भी, वो जो अलामा साहब बयान कर रहे थे कि वो जो कंटेक्ट्स होता है ना टीचर के साथ, वो जो फैज़ हासिल होता है आपको, वो बड़ा ज़रूरी है। और ये तभी रहता है कि आपको जब इस लेवल के टीचर जब मेहनत करके पढ़ाते हैं तो वो ज़िंदगी भर आप उनको भूल नहीं सकते। तो मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग अभी भी हम अपने जो टीचर्स को हैं हम मिलने जाते हैं। वो क्यों मिलने जाते हैं? हमें और भी बहुत सारे लोगों से हमने काम किया, लेकिन हमें टीचर कभी, क्योंकि हमें उन्होंने हमारी फाउंडेशन बनाई और वो बेसिक प्रिंसिपल जो हमें उन्होंने बताए वो आज भी हम उनको फॉलो करके ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं। उसके बाद रेस्पेक्ट ऑफ लॉज एंड रूल्स, राइट्स ऑफ अदर सिटीजन, दूसरे लोगों का हकूक। क्योंकि होता क्या है कि मुझे याद है मैं एक दफ़ा इंग्लैंड में एक मेरे असिस्टेंट थे, वो उनको मिलने गया तो पार्किंग करने के लिए वो जा रहे थे गाड़ी पे, तो खड़े हुए थे तो सामने से ना एक बैक गाड़ी निकल रही थी। तो मैं यही समझ रहा था कि ये गाड़ी इधर लगा देंगे, तो वो उसने गाड़ी निकाल के चला गया, परे से बंदा ऐसा ऐसा आया और उसने गाड़ी उधर लगा ली। तो मैंने कहा आपने नहीं गाड़ी लगी? कहता ही वाज, वो मेरे से पहले इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने कहा ये फ़र्क है। मैंने कहा हम तो वो अभी बैक करके सेट करने लगते हैं, एक बंदा और आगे गाड़ी लगा लेते हैं कि हम तो ये कि फिर आप लाइन में खड़े होते हैं गाड़ी में, एक पीछे से आप और आके ट्रैफिक पूरी जाम कर देते। तो वो जो दूसरों के हकूक़ का ख्याल है। फिर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, हम क्या टॉलरेंस, कि हम कहते हैं जो हमारे जैसा दिमाग हो, जो हमारे जैसा सोचता हो, बस वही सही बंदा है। जो हम जैसी सोच नहीं रखता, हम जैसा अकल नहीं रखता, हम जैसी बैकग्राउंड नहीं रखता, हम जैसी वज़ा नहीं रखता, हम जैसी शक्ल सूरत नहीं रखता, वो खारिज, वो नहीं। आप देखें अमेरिका में एक दौर था ऐसे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। अब वहाँ काले गोरे की, हालांकि ये 1400 साल पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज्जतुल विदा का आपको याद होगा, लेकिन उन्होंने ये सदियों के नॉलेज से, एनालिसिस से देखा कि जब तक हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, हर बंदे को उसका इक्वल राइट्स नहीं देंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने जो काले को, गोरे को, पाकिस्तानी क्यों बाहर जाते हैं, इंडियन क्यों बाहर जाते हैं? क्योंकि उनको वही रिस्पेक्ट, उनको वही मकाम, वही दिया जाता है, वही हकूक़ दिए जाते हैं जो उनको हासिल हैं। और हम मुसलमान हो के, हम मुसलमान कंट्रीज़ को देख लें, वो क्या सलूक करते हैं, हमारे जो लोग जाते हैं क्या उनको हकूक़ देते हैं? पंक्चुअलिटी, हमारे दोस्त ने बात की थी पंक्चुअलिटी के, वक्त की कदर, सिंपलिसिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशन। एक और स्टडी मैं किसी वक्त फेयर शेयर करूंगा आपसे कि हार्वर्ड ने बहुत ज़्यादा स्टडी की कि उस स्टडी में उन्होंने 200-300 साल स्टडी की, जिसमें कुछ लोगों पे स्टडी की जो वहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि हार्वर्ड दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी समझी जाती। और उन्होंने उस पर स्टडी की कि किस तरह के करैक्टर हैं जो लोग कामयाब होते हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उस स्टडी में कुछ ऐसे लोग भी वहाँ के स्टूडेंट थे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने,
कुछ ऐसे भी लोग थे जो नशा वगैरह में चले गए, कुछ ऐसे लोग थे जो चोर डाकू बने, सब शामिल थे। एक कॉमन चीज़ जो उन्होंने बताई कि रिलेशनशिप, जो कदर करना, जो फैमिलीज़ की, फैमिली आप देखें वो पुराना बुश बैठा होगा तो उसके साथ बाबा जो उसका बूढ़ा बुश वो भी बैठा होगा। आप सॉरी, आवाज़ आ रही है? तो वो जो इसको क्या कहते हैं, जो रिश्तों को निभाना, ये जो रिश्तों को निभाने वाली वैल्यूज़ है, रिश्तों की पहचान, रिश्तों के निभाना, फैमिली ओरिएंटेड, ये उनका एक तरक्की की वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं। फिर मैंने बात की वर्क लविंग। हम वो जब काम पे आते हैं, मैंने चूँकि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में काम किया उनके साथ, तो जंग की तरह शुरू हुए थे। हम तो पहले चाय शाय पियेंगे, घंटा एक तो ऐसे ही ज़ाया कर देते, वो जंग की तरह काम शुरू कर देते हैं और जब ख़त्म करते हैं फिर भी जंग की तरह निकल जाते हैं और अपने बच्चों को टाइम देते हैं, फैमिली को। हम टाइम ज़ाया बहुत करते हैं। वर्क लविंग और कोऑपरेशन, फिर दूसरों के पाँव नहीं खींचते, जहाँ मुमकिन हो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद बहुत सारी ये वैल्यूज़ हैं और यही आप कामयाब लोगों और नाकाम लोगों में देखें तो ये फ़र्क आपको नज़र आएगा। कामयाब लोग दूसरों की तारीफ़ करेंगे, शुक्रगुजारी का जज्बा होगा, अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद कबूल करेंगे, दूसरों को कामयाब देखना चाहेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद तब्दीली अपनाएंगे। वो एक ही तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार के ये तो आसान काम आप मिल गया है, अब मैंने ज़िंदगी के सारी इसी तरह गुजार देने, एक मस्जिद मुझे मिल गई है उसी में सारी उम्र गुजार देनी है, कुछ ना सीखना है ना कुछ आगे बढ़ना है। तो वो ऐसा नहीं करते, वो तब्दीली को और आप आगे करते हैं। हर रोज़ पढ़ते हैं, स्टडीज़ करते हैं, अपनी कामयाबी की वजह को दूसरों को मुआफ़ करते हैं। और नाकाम लोग हर वक्त एतराज़ करना, हर वक्त लोगों को तनकीद का निशाना बनना, कीना रखना, काम को पैसे की नज़र से देखना, गुस्सा निकालना। अगर मुझे आखिरी मैंने 2-3 स्लाइड रखी हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो बच्चे सफ़र होते हैं, जो हम खुद सफ़र होते हैं जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता गुस्से में, और उस वक़्त फिर हम बाद में रिग्रेट, हमें तकलीफ़ होती है कि हमने क्या किया। तो अगर मुझे टाइम आज के सेशन में थोड़ा आखिर में मिला, थोड़ा मैं आपसे शेयर करूँगा। और दूसरों की नाकामियों पर खुश होते हैं बजाय खुशी होने के, दूसरों के बारे में बातें करते हैं नेगेटिव, तब्दीली से डरते हैं। और मुख्तलिफ ये जो नाकाम और कामयाब की जो वैल्यूज़ है ना, ये बेसिक डिफरेंस है। और अगर आप पुअर कंट्री में क्या होता है, चंद लोग सिर्फ फॉलो करते हैं। यहाँ क्या अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन बड़े थोड़े से हैं जो फॉलो करते हैं, जो लाइन में खड़े होके करते हैं। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे कभी। ये सारी सड़क खाली पड़ी हुई है, ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि सारे इधर लाइन में खड़े हुए हैं। और हम होते ये, अब 10 मिनट जब सिग्नल खुलेगा या फाटक खुलेगी तो 10 मिनट में सारे निकल जाएंगे। और हम इतने समझदार लोग हैं, हम सारे इधर पहुंच जाएंगे और आधा दिन यहीं भी गुजर जाएगा और टेंशन अलहदा की। दिस इज़ द डिफरेंस कि ये वी आर नॉट पुअर बिकॉज वी आर लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं सिखा रहे ये चीज़ें कि हमारे पास कोई पैदाइश भर नहीं होती, या हमारी कुदरत हमारे ख़िलाफ़ है, या हमारी किस्मत ख़राब है। ये वैल्यूज़ की बात है, वैल्यूज़ की बात है। और हमने कहा कि वी आर पुअर बिकॉज वी लैक एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। हमारा रोल क्या है? आप उलमाए कराम से हम अक्सर जुम्मा में सुनते हैं कि सबसे बड़ी जो नेकी है, सबसे बड़ा जो रिवार्ड है, जिस सबसे बड़ी जो नेकी मिलती है वो क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? अखलाक, वैल्यूज़, जिसको हम अहमियत ही नहीं देते। ये सारी अखलाक वैल्यूज़ हैं, दूसरों के हकूक़, दूसरों की केयर, पड़ोसी का ख्याल। वो भी जब ड्राइविंग में कर रहे हैं तो वो भी पड़ोसी हमारे। तो वो वैल्यूज़ आपके रूट्स हैं। अगर हमारे कोई दरख्त रूट्स ना हो तो वो क्या होगा? वो खोखला होगा, किसी भी वक्त गिर सकता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी रूट्स नहीं है, हमारा करैक्टर में प्रॉब्लम है और इस पे हमारा फोकस ही नहीं है। हम कुछ और चीज़ें पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं और इस चीज़ को तवज्जो ही नहीं देते।
हमारी अक़दार जो हैं, ये हमारे असलाफ से हमने जो सीखा था वो ये वैल्यूज़ थी, वो इंटेग्रिटी थी, वो सच्चाई थी। आपने कहा मुसलमान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता, और झूठ को हम गुनाह ही नहीं समझते। जो कम्पिटेंस है, ये आपका अगर दरख्त को लें तो ये रूट्स हैं आपकी वैल्यूज़। उसके बाद आपकी जो तना है और जड़ें, ये आपकी कम्पिटेंस, जो बाकी सलाहियतें आप सीख रहे हैं माशाल्लाह। अलामा साहब ने आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा सेशन, ये इस तरह की ट्रेनिंग सेशन बड़े रेयर होती हैं और ये लाखों रुपए मल्टीनेशनल खर्च करके देती हैं। और ये आई वुड रियली रिकग्नाइज और कंग्रेचुलेट दिस टीम कि तंजीमुल मदारिस ने ये इस तरह की ट्रेनिंग आपके लिए अरेंज की है। तो दैट्स ग्रेट। निज़ामुल मदारिस ने इस तरह की ट्रेनिंग, तो ये बड़ी रेयर होती हैं। और इस तरह के मल्टी, क्योंकि आपने देखा होगा कि आर्मी में, दूसरे आर्मी ने जंग करनी होती, लेकिन आप देखें तो उनकी सैकड़ों ट्रेनिंग होती हैं। कभी कोई कासिम अली शाह को बुला रहे हैं, कभी किसी को, क्योंकि उन्होंने इन्हीं लोगों के साथ जिंदा रहना है। और अब देखें वो वहाँ से रिटायर भी होते हैं तो उन्हें फिर एग्जीक्यूटिव लेवल और ऑफिसर मिल जाए, क्योंकि लीडरशिप कैपेबिलिटी वो कहाँ से सीखते हैं? वो जो विजिटिंग लोग आते हैं वो आर्मी वालों से नहीं सीखते। इसी तरह उलमाए कराम को भी ये थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए कि जो मुख्तलिफ फील्ड के लोग हैं उनको आप इनवाइट करें, उनसे सीखें, उनसे लर्न करें, और सोसाइटी को हम कैसे आगे लेके चलें। तो वो जो कॉम्पिटेंस फिर उससे हासिल होगी। आप रूट्स अपनी वैल्यूज़ पे तवज्जो देंगे, फिर आप उसके बाद जो भी जितनी मर्जी आप दरख्त बढ़ाते जाएं और जितनी मर्जी आप कॉम्पिटेंसी हासिल करें। लेकिन अगर आपके सामने हैं लोग बहुत बड़े दरख्त बन गए लेकिन उनकी वैल्यूज़ नहीं थी, तो क्या हुआ? वो फिर नैब के चक्कर लगाएंगे या कभी गिर जाएंगे। जब आंधी आएंगी तो एक धड़ाम से गिर जाएंगे। कोई वो एक कोई मंजर आम पे खबर आएगी और वो सारा उनका ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो इंटेग्रिटी, कैपेबिलिटीज़ और रिजल्ट्स, तो इसमें जो ये और हमारा रोल क्या है? अब आपने देखा होगा, अक्सर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आप कभी बार्बर के पास सभी जाते हैं, बार्बर की शॉप में, तो बार्बर जो है ना आपको ये भी बताएगा, वो बताएगा कि प्राइम इमरान खान को हुकूमत नहीं करना आती, प्राइम मिनिस्टर को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये भी बताएगा आपको। उसको ये भी पता होगा कि तेंदुलकर क्या गलती करता है, वो कैसे क्रिकेट जो है वो सही नहीं करता, खेलता, जो अभी मतलब ये भी वो बताएगा। लेकिन एक काम जो उसे नहीं आता होगा वो 4 कट लगा देगा, और बाल काटने उसे नहीं आते होंगे। आप जब उसे निकलेंगे तो आप परेशान होकर निकलेंगे कि मेरे बाल ख़राब कर दी। तो पॉइंट इज़ कि जो बंदा जो काम कर रहा है ना उस पर तवज्जो नहीं है, बाकी दुनिया जहान का उसको पता है, और जो काम उसे करना चाहिए उसका उसे कोई पता नहीं है। तो ये हमारा रोल हमें समझना है। जो हमारा रोल है, एक मैं छोटे मेरे बच्चे पढ़ते थे तो मैं एक वहाँ पे उनका पियन था, तो मैं अपनी मिसेस को कहता था कि ये अल्लाह का वली है, देख लेना तुम आगे जाके। तो वो कहने का ये मेरा रोल मॉडल है कि वो अपनी ड्यूटी इतने अच्छे तरीके से ड्यूटी अदा करता था। उसे एक एक बच्चे का नाम पता होता था, एक एक बच्चे को उसकी गाड़ी में पहुंचा के कहीं वो गाड़ी के नीचे ना आ जाए, और बड़ी केयर से करता था। यानी जो काम आपको अल्लाह ताला ने सौंपा है, अगर वही काम आप अच्छे तरीके से कर देते हैं। इस तरह टीचर, आप क्या आपकी ज़िंदगी में आता है कोई ऐसे टीचर जो अभी भी आपको याद हो? आता है ना? क्या वजह है? दे वर्क हार्ड, दे डिड देयर एफर्ट्स, उन्होंने अपने खून पसीना लगाया। अब वो रिकग्नाइज, वो यहाँ भी रिकग्नाइज होंगे और वो सदका जारिया है। वो उन जैसे मैं आज आपको जो सीखा है, तो ये आप जैसे उस्तादों से सीखा है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये भी दोबारा एक मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी की स्लाइड है कि जो कोर वैल्यूज़ हैं ये हमारी रूट्स हैं। जब तक हम रूट्स पे काम नहीं करेंगे, चाहे हम डॉक्टर्स हैं, आप देखें आपको कल कोई चाहिए ना, कोई अच्छा ईमानदार डॉक्टर, मैं अक्सर फ़ोन करता हूँ कोई ज़रूरत पड़ जाए, बुनियादी इखलाक और जो हमने सारे वो देखे हैं कि ईमानदारी, कंपिटेंस, अपनी सलाहियत, जो काम आप कर रहे हैं वो काम भी आता हो, वो बार्बर की तरह, नाई की तरह ना हो कि वो बस अपना काम नहीं आता बातें। तो ये तो आपको अगर चाहिए ना कोई अच्छा डॉक्टर, तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, आपको चिराग लेने से। आप यानी आप कहेंगे कोई ईमानदार हो,
और कंप्यूटर जो काम भी होता हो। अब यहाँ डॉक्टरों बेशुमार हैं, लेकिन आपको टेक्नीशियन चाहिए, कोई टूटी आपने ठीक करानी है तो वो ऐसा काम करके जाएगा, आप रोते रहेंगे, हमेशा काम का नहीं मिलेगा। आपको अब कोई चीज़ चाहिए, कोई स्कॉलर चाहिए, कोई किसी फील्ड का बंदा चाहिए, तो आपको ये कॉम्पिटेंसी नहीं, वो क्योंकि कोर वैल्यूज़ का मसला है। इसका मतलब है सिर्फ डॉक्टरी आना, सिर्फ टेक्निकल आना, सिर्फ आलिम में दीन सीखना, सिर्फ उस्ताद, वो काफ़ी नहीं है। आपकी जो बुनियादी अखलाक हैं, जो बुनियादी वैल्यूज़ हैं, जो आपकी अक़दार हैं, वो बड़ी, वो जो मैंने लतीफ़ा सुनाया था हमारे अक़दार का, वो ये अक़दार जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। और वो अक़दार जो अच्छी वाली अक़दार हैं। उसके बाद एसेंशियल कॉम्पिटेंस, आपके फिर चाहे आप जितना मर्जी सीख लें, आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप मुफ्ती बन जाएं, आप आलिम बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, उसके बाद आप जितना मर्जी इसको दरख्त को बढ़ाते जाएं। उसके बाद अच्छा, ये उल्टी प्लेटें नज़र आ रही हैं सबको? उल्टी प्लेटें नजर किस किस को नज़र आ रही हैं? ज़रा हाथ खड़ा करते। सबको आ रही हैं, सबको आ रही हैं। अब आप ट्राई करें, ये देखें, ये तो सीधी है, सारी सीधी हो गई हैं। अब सारी सीधी भी नज़र आ रही हैं? तो कोशिश करें, किसको आप सीधी नज़र आ रही हैं? सबको सीधी नज़र आ रही है ना? यही उल्टी नज़र आ रही थी थोड़ी देर पहले। इंसान का जो दिमाग है ना, ये नेचरली नेगेटिव सोचता है, 80% नेगेटिव की तरफ जाता है। अब मैंने जब स्लाइड शुरू की, सबको प्लेटें उल्टी, जब एक दफ़ा दिमाग आपका पॉजिटिव की तरफ आया तो आपको सारी प्लेटें सीधी लगें। अब सबको सीधी नज़र, अभी भी किसी को नज़र ना आ रही हो तो बताएं, हम उनको हेल्प कर सकते हैं। कैसे आ रही हैं? अब उल्टी हो गई है तो बेसिकली ये जो रवैया है ना, अगर आप मुस्बित सोच रखेंगे, आप नीयत पॉजिटिव रखेंगे, आप मुस्बित रखेंगे, आपको दुनिया अच्छी लगेगी, आपको दूसरों की खूबियां नजर आएंगी। आप अगर मनफी सोच रखेंगे, आपको हर चीज़ बुलशिट लगेगी, हर चीज़ में आप कीड़े निकालेंगे, हर चीज़ में। अक्सर हम लोग जो ऑडिटर्स होते हैं या जो चेकिंग करने वाले होते हैं, वो आदत पड़ जाती है हर नुकस निकाल के ना, वो आदत। लेकिन आपकी अच्छी चीज़ होती है, आप कहते हैं कैच इन गुड थिंग्स, कोई अच्छी चीज़ों देकर लोगों को इनकरेज करें। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप पॉजिटिविटी अपने जहन में लाएं, ताकि आपको हर चीज़ अच्छी लगे, आप अच्छा फील करें। फिर एक और इम्पॉर्टेंट, द इलिटरेट ऑफ फ्यूचर आर नॉट दोज हु कैन नॉट रीड और राइट, बट हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। लर्न अनलर्न, कुछ अर्सा के बाद ना आपका नॉलेज नए दौर के नए तकाजे होते हैं आपका। शायद मैं, अगर ये जो मैंने आप शुरू में बताया कि मैंने इतने 100+ कोर्सेज किए हैं और इस साल मैंने 49 कोर्सेज किए हैं, इसके बगैर आप सर्वाइव, क्योंकि चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो शायद मैंने 10 साल पहले कोर्सेज या सीखा था, वो आप सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, उस तरह की फैक्ट्रियाँ आप एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो टेक्नोलॉजी, अब देखें, वो जो कैमरे होते थे बचपन में हम जो से फ़ोटो बनाते थे, वो अब हैं आजकल, अब सब डिजिटल हो गया। वो जो वीडियो कैमरे होते थे वो हमारे पास पड़े हैं, वो चलते ही नहीं। अब अगर हम उसी पे बैठ रहे हैं, अब कंपनियां बैठ गई उससे। अब नोकिया की मिसाल देखें, कितनी बड़ी कंपनी थी, लेकिन दे डिडंट चेंज, ख़त्म हो गई। एक चीज़ जो दुनिया में कांस्टेंट है, वो तब्दीली है। जब तक आप अपने आप को कांस्टेंट सीखने में नहीं लगाएंगे, तब्दीली पे नहीं लगाएंगे, पुरानी चीज़ें अनलर्न करके न्यू लर्न, ये सबसे मुश्किल काम है। हम कहते हैं असी तो सारे इं ही करते आए हैं, इं ही चलता है हम कहते हैं हम तो शुरू से ऐसे ही चला, हमारे मुआशरे का क्या है जी, शादियां तो ऐसे ही होती हैं, ये सारा हमारे सारे आप देखें मुआशरी मसाइल हैं, और उससे हटने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि हम वी डोंट वांट टू अनलर्न, क्योंकि आसान है। हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में बताएं कि हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम आसानियां रहना चाहते हैं। कुछ अनलर्न करेंगे, नई चीज़ सीखने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन मकाम तभी बनेगा। आप देखें कितने इदारे, आपको पहले BA FA तालीम बहुत बड़ी तालीम होती थी, आप देखें आप वो नया हो गया, नए दौर के तकाजे हैं। तो अगर आप उसी पे रहें तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आपको टाइम के साथ अपनी चीज़ों को तब्दील करना होगा। फिर पाकिस्तान आर्मी की मैंने मिसाल दी कि वो कंटिन्यू मुख्तलिफ एक्सपोजर से न्यू पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आप अगर कुछ एक लोग ये देखें, आप ये सारे एक ही डगर पे चल रहे हैं, जो
जिस तरह सीखा उसी तरह चला, जो खाना पकाना सीखा वही बनाते चले आए सारी उम्र, चाहे उसे सबको ब्लड प्रेशर हो जाए, चाहे सबको उससे डेथ हो जाए, जो मर, लेकिन बनाना हमने वही है। इसी तरह पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी, जब तक हम तब्दीली इसी तरह जो भी डगर पे सीखे उसी पे चलते जाएंगे तो वो तरक्की नहीं होगी। तरक्की उसको होगी जो थोड़ा सा दिमाग को दिमाग इस्तेमाल करना मैं इमोशनल इंटेलिजेंस में सिखाऊंगा आपको कि क्यों मुश्किल है, क्योंकि वो एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी इंसान को दिमाग मांगता है। तो वो एनर्जी चाहिए होती है, जैसे शुगर, सुक्रोज जो है वो डिज़ाल्व होकर उसकी एनर्जी बनती है, तो वो फिर बंदा इरिटेट करता है, बंदा कहता है दिमाग ना इस्तेमाल करें। तो दूसरी मिसाल आप कही, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में काम शुरू कर दिया। जो कोई आलिम सतह आसान आसान काम करें, नमाज कैसे पढ़ाते हैं, ये कैसे करते हैं, ये आसान आसान जो सीखी हुई है। अब ये मुश्किल काम था कि बैंकिंग सेक्टर और नए बैंकिंग सेक्टर में इकनॉमिक्स पढ़ना, ये वो। अब उन्होंने काम किया, उन्होंने एक नाम बनाया। पिछले दिनों हलाल सर्टिफिकेशन में अब मुफ्ती कासिम साहब आपने कॉल किए हुए थे, वो अब उन्हीं के क्लास फेलो बहुत सारे मुफ्ती हजरात हैं, अब वो हर साल नई गाड़ी चेंज कर रहे होते हैं। अब उनका एक ज़ाहिर है उनकी रिसोर्सेज बढ़े, उन्होंने लोगों से डिफरेंट करके चेंज किया। फिर मदरसा, एक कल मुझे बता रहे थे मेरे भतीजे वहाँ पे पढ़ता है, बस वो ऐसे कैलकुलेट कर रहा था कि वो इतना वहाँ पे दाखला नहीं मिलता। इधर मॉडल टाउन में मदरसा है एक, और उसके तो मंथली वो बता रहे थे कि 40 लाख रुपीज़ उनकी इनकम है। वो क्या है, उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके से सोचा। और मेरे खुद कुलीग जो हमारे दो डायरेक्टर के बच्चे वहाँ पे पढ़ते, हिफ्स का मदरसा है। और वहाँ पे अब मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो ISI के कर्नल हैं, उन्होंने बच्चे तीनों उधर हिफ्स कर रहे हैं। इस तरह हमारे कर्नल डायरेक्टर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़, उन्होंने स्कूल से कि स्कूल उन्होंने परफॉर्मेंस देख ली कि ये तो तबाह कर रहे हैं, तो इसके बजाय हम अच्छे मदारिस में बच्चों को ले आएँ। तो इंशाअल्लाह एक टाइम आएगा कि निज़ामुल मदारिस के मदरसा को लोगों को दाखला नहीं मिलेगा जब आप इस लेवल पे ले आएंगे, और आपकी इनकम और उससे जब बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी, तो आप लोग पैसे पकड़े हाथ में फेरे होंगे और दाखला नहीं मिलेगा उन्हें। लेकिन उसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना, ये सबसे मुश्किल काम है जो करना। तो ये मैंने चंद एग्जांपल दी। टाइम हमारा कितना टाइम रह गया? उसके बाद 15 मिनट में मैं करूँगा। मैंने बात की थी कंफर्ट जोन। हम क्या करना चाहते हैं, हमें जो आता है ना ज़िंदगी भर वही करना चाहते हैं, आसान। जैसे मैंने बेवरेज में कंपनी में हूँ, या लेस बनाना मुझे वो आता है, आसान है कि मैंने वो सीखा हुआ है सारा। अब लेकिन आपकी तरक्की तब होती है आप कुछ नए उसमें जिद्दत लाएं। लोग एक अरसा के बाद वो ख़त्म, अब वही पुरानी कंपनी आप देखें ख़त्म हो गई हैं, वो चीज़ें वो चलती ही नहीं हैं। लोग नए, अभी कुछ अर्सा पहले ये हमारा ही एक प्रोडक्ट माउंटेन ड्यू नया लॉन्च हुआ था, वो पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड हो गया, जो पेप्सी से भी ज़्यादा सेल हुआ है। एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह दूसरे शोबों में, अब यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी पहले, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी का एक नाम होता था, अभी लम्स जो है उसका वो नंबर 1 नाम हो गया। तो वो आप कंफर्ट जोन से निकलने के लिए, कंफर्ट जोन बंदा फील सेफ करता है, आसानी है, कुछ सोचना नहीं पड़ता कुछ कर। लेकिन जब आप तरक्की की तरफ जाना है, आपने ग्रोथ जोन की तरफ जाना है, लर्निंग की तरफ जाना है, आपने इस फियर से निकलना होगा। आपको सबसे पहले अपनी कमिटमेंट बनानी होगी कि मैंने चेंज कर लानी है, मैंने तरक्की करनी है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और ये आप देखें, चैलेंजेस हेल्प मी टू ग्रो। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो पर भागता नहीं है, बैठ नहीं जाता, वो कहता है अच्छा इससे मैं बढ़ूं। जब मुश्किलें आती हैं बंदा स्ट्रांग होता है। जो फिक्स माइंडसेट है वो पीछे बैठ जाता है, चैलेंज आया उसको छोड़ दिया, कोई और ही कर लेगा, और गिव अप कर देता है। कोई काम थोड़ी सी मुश्किल आई तो उससे छोड़ दिया, उसको नहीं किया। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग। एक दफ़ा फेल होता है वो दोबारा करता है, फिर फेल होता है, फिर करता है, फिर फेल होता है, तो वो छोड़ता नहीं है उसको। और फीडबैक, ग्रोथ माइंडसेट, अगर कोई से फीडबैक मिलती है वो अपने आप को तवज्जो देता है और उस पर इम्प्रूव करता है। जो फिक्स माने उसको गुस्सा आता है कि ये क्या मुझे मेरे नुक्स निकाल रही है। खैर इसका भी एक तरीका होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एक पूरा ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि ये फीडबैक से लोगों को वो डिस्करेजमेंट भी मिलती है। तो फीडबैक देना बड़ा
वो 3:1 का रेशो कहते हैं। अगर किसी को फीडबैक नेगेटिव देनी भी है तो पहले उसको कोई थोड़ी सी पॉजिटिव दें, 3 कम अज़ कम पॉजिटिव दें, फिर एक नेगेटिव देंगे तो वो एक्सेप्टेंस होगी। खैर ये एक अलग चैप्टर है, कभी टाइम मिला तो आपसे। फिर एक चीज़ है एम्पैथी। एम्पैथी मुझे इसका कोई उर्दू सही लफ्ज़ नहीं है कि मैं समझाता हूँ कि कोई चीज़ किसी की सुनना, दूसरे की बात हम सुनते कैसे हैं, जवाब देने के लिए सुनते हैं, हम उसको समझना नहीं चाहते। सीइंग विद द आईज ऑफ अदर, लिसनिंग विद द ईयर्स ऑफ अनदर, फीलिंग विद द हार्ट ऑफ अनदर, कि दूसरे के दिल के में जाके दूसरे के शूज में अपने पाँव डाल के फिर सुने कि उसकी सिचुएशन, तब आपको समझ आएगी। ये एम्पैथी है। इसको कोई अगर आप उर्दू का लफ्ज़ इसके मुतबादिल हमदर्दी कह सकते हैं, लेकिन पूरा कवर नहीं करता इस लफ्ज़ को ना। अपने आप को दूसरों की जगह पे रखते, सिस्टर ने बताया, दैट्स अ गुड वर्ड। तब समझ आती है कि उसके मसाइल क्या हैं। कई दफ़ा हमें दूसरे को नुक्स निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब हम उसकी जगह पे जाएंगे तो शायद हम भी वही करेंगे जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मजबूरियाँ हैं, उसके चैलेंजेस हैं। तो ये एम्पैथी में अब अक्सर मिसिंग होती है। हम बात सुनते हैं कि हम तब्दीली कब आएगी, हमने जैसे हैं ऐसे ही रहना है, सुनना नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तब्दीली कब आएगी, हम दूसरे अब आप अगर ये कहें यार ये तो पता नहीं कहाँ से आया बंदा, कोई और ये पेप्सी बनाना इसको आता होगा बात से, तो आप जेन माइंड आ लें और सुने ही ना, तो आपको क्या फ़ायदा होगा इससे। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं या सुन रहे हैं, इसमें से तभी फ़ायदा होगा ना, आप इसमें मेरी फीलिंग से देख रहे हैं चीज़ें। अगर आप मेरी फीलिंग से, आप लिसनिंग विद द ईयर्स ऑफ अनदर, और मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, बगदादी साहब ने स्पेशली इस पे हुक्म भी फरमाया था कि हम लोग जो है ना, बाज़ औक़ात मैं खुद भी शुरू में एक काम जब हम पूरा कर लेते हैं ना, हम समझते हैं हम परफेक्ट, ज़बरदस्त, चाहे उसने काम करते हुए कितने बंदों को लताड़ दिया हो, तहस नहस कर दी हो, चाहे लोगों के दिल तोड़ दिए हो, जो मर्जी कर दी हो, काम डिलीवर कर दिया तो हम कहते हैं ज़बरदस्त, हमने काम कर लिया। एक होता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। इधर चार्ट चले, मैं इसी पे बता देता हूँ कि काम, कंसर्न फॉर वर्क। अगर आप 0 से 1 से 9 तक का स्केल लें इस तरफ, और 1 से 9 तक का स्केल लें इस तरफ, ये है कंसर्न फॉर पीपल, कि लोगों को आप कितनी अहमियत देते हैं, लोगों की नफ्सियात को, लोगों की फीलिंग को, कि लोग खुश रहें, लोगों की मोटिवेशन को, वो काम को एंजॉय करें, अजाब समझ के ना करें। जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि वो स्कूल में बच्चा जो कहता है कि अजाब टल गया, आधे घंटे का लेक्चर है ये अजाब, वो मतलब अजाब समझ के ना, बल्कि वो अगर आपका कंसर्न फॉर पीपल होगा तो बच्चे, हमारे एक टीचर थे सोशल स्टडीज़, उनकी 40 की क्लास होती थी, मतलब है हम फूड टेक्नोलॉजी में मैंने MS ऑनर्स किया था, तो सोशल स्टडी हमारा ऐसे ही वो सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल सा, वो दूसरे सोशल स्टडी में जाता ही कोई नहीं, लेकिन उनकी 40 की तादाद होती थी, 60 बच्चे बैठे होते थे। वो बंदा ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें बताता था कि वो लोग इंजॉय करते थे उसमें आना। आपके भी कई टीचर ऐसे होंगे कि उसमें आपको शौक होता होगा कि जाएं ज़रा उसमें मज़ा। अच्छा, वो हम उनके बड़े नाम भी रखे हुए थे, गप्पी साहब ये वो, लेकिन मैंने देखा था कि उनकी हिकमत अमली होती थी। वो 4 गप्पें लगाते थे तो वो हम बड़े तवज्जो से सुन रहे होते थे, और 5वीं वो अच्छी काम की बात सुना देते थे। हमने गप समझ के सुन रहे होते थे तवज्जो, और वो असल में काम की बात भी सुना देते थे। तो उनका कंसर्न फॉर पीपल जो है ना, वो साथ मैनेज, अक्सर हम इसको मिस करते हैं। आप देखें जो अच्छे, जो अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ना तो कोई काम करना है 1-1, तो ना लोगों को खुश करना है, ठंड प्रोग्राम, वो होगा 1-1, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं ना वो जितने तक कोई बर्दाश्त कर जाए, फिर फाइनली तंग आके कोई जॉब से निकाल ही देगा, अब क्या करेगा बेचारा। तो डू नथिंग, न्यूट्रल, न्यूट्रल डू नथिंग। फिर होता है 1, यानी आप लोगों को खुश, सारे बंदे बड़े खुश हैं, कंसंट्रेट एंड प्लेजेंट, सारे बंदे खुश, काम शाम की कोई लोड़ नहीं, बस यशी करो जनाब, आज इतने डिनर करन चले, आज इतने फोटो शोटो खिचाओ, तस्वीरें लाओ, फेसबुक ते लाओ,
इंजॉय करो लाइफ, सारे खुश, और कम कख नहीं, आउटपुट कख नहीं। इदारे नूं वेखो, साल हो गया, 2 साल हो गया, कोई आउटपुट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन बंदे बड़े खुश हैं सारे। तो ये यानी उसमें पीपल ऑफ कंसर्न तो 9 पे है। उनको वो दावतें भी खिला रहे हैं, उनको एंजॉय भी करा रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं, लतीफ़े भी, बड़े खुश हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहे। एक होते हैं ये मैं जो काम पे सबको लगाया हुआ है, लेकिन परवाह कोई नहीं बंदों की, ना उनके लिए कोई सहूलतें हैं, ना उनको कोई देखते हैं वो इदारा कहाँ से कहाँ तरक्की भी कर गया, लेकिन वो तनख्वाहें उधर की उधर ही खड़ी हैं। अगर आप कोई उसमें बंदों की कोई मजबूरी आ गई या किसी की छुट्टी आ गई, आप अकोमोडेट ही नहीं कर रहे, कल को कोई बीमार हो गया, कल कोई मसला हो गया, आप कोई केयर ही नहीं कर रहे, इसका मतलब है वो सिर्फ अपने काम से गरज रख रहे दूसरे की। इसका अल्टीमेटली वो बंदे छोड़ जाएंगे, वो तरक्की नहीं करेंगे। तरक्की वही करेगा जो इधर भी 9 होगा, इधर भी 9 होगा, या एटलीस्ट चले 9 ना भी हो। इसको कहते हैं क्वालिटी अचीवमेंट, कि यानी जो ये बड़े कम लोग होते हैं जो सितारे होते हैं, वो नज़र आ जाते हैं, जो काम भी पूरा कर लेते हैं, काम भी पूरा कराते हैं, और लोग भी उनसे खुश होते हैं, और ऐसे तरीके से करवाते हैं कि लोगों को भी खुश रखते हैं। तो यानी पीपल कंसर्न भी उनका 9 स्केल पे होता है, और प्रोडक्शन या काम का जो स्केल है वो भी 9 होता है। ये लोग क्वालिटी लोग होते हैं, बड़े कम होते हैं, ये जो लीडर्स होते हैं जिनको ये अल्लाह ताला की खसूसियात हैं, और आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, आप रेटिंग करें। और फिर एटलीस्ट ये जो 9-1 होते हैं जो तहस नहस डाल के काम करा लेते हैं, उससे 5-5 भी अच्छा है। जो अकोमोडेशन एंड काम तो उसने 50% की है, लेकिन अकोमोडेटेड है, बंदों का तहस नहस नहीं की, लोगों भी खुश हैं, कंपनी भी चाह रही, आधे बंदे छोड़ नहीं गए साल के आखिर में, आधे बंदे मायूस नहीं हो गए। परफॉर्मेंस, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है। अगर आप लोगों को खुश नहीं रखते, आप पैशनेट नहीं रखते, आप लोगों को खुश नहीं रखते, तो वो परफॉर्मेंस भी वो नहीं आएगी जो आनी चाहिए। वो बच्चों पे गुस्सा निकालेंगे अगर टीचर हैं, या वो उससे आखिर अल्टीमेटली वो लास्ट में होते हैं। तो ये जो 9-9 एक मैंने यूएस से मैं किया था, ये ग्रिड मैनेजमेंट कोर्स, उससे मैंने ये स्लाइड ली है। तो ये जो इसमें से की मैसेज है कि आपने अपने आप को ज़रा एवोल्यूएट करें और अपने आप को स्कोर दें, अपने पास लिखें। आपने किसी को बताना नहीं है कि आप इस वक्त आप जो परफॉर्म करते हैं, आप कितने स्केल हैं 1 से 9 अगर देखें तो कितना स्केल आपका वर्क का केयर करते हैं और कितना स्केल है पीपल का केयर करते हैं। और फिर आपने टारगेट बनाना है। अगर आप 3-3 हैं या 9-1 हैं, मेरा भी किसी दौर में शुरू में 9-1 स्कोर आया था, वैसे मायूस नहीं होना। फिर मैंने अपने आप को चेंज किया कि नहीं, थोड़ी इंसानियत भी चाहिए बंदे को। मैं अपने आप को समझता, लेकिन जब वो एक इंटरनेशनल ग्रिड यूएसए का वो है, आप जाएंगे ना गूगल में ग्रिड यूएस, तो वहाँ पे एक 100 किस्म के क्वेश्चन है। आप उसके क्वेश्चन को फिल करें ना, वो आपको बता देते हैं कि आपका एक्चुअल स्केल क्या है। वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, उसे डिराइव करके आपको बता देते हैं। तो आप अपना ज़रा स्केल लिखें अपने पास मोबाइल में या कॉपी में, और फिर आपने अपना टारगेट बनाना है कि आपने उससे, अगर आप इधर वर्क में 3 लेवल का काम कर रहे हैं तो अगली दफ़ा आपने उसको 7-8 तक लाना है। अगर आप इधर लोगों को तवज्जो, लोगों को खुश, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने जो आपके बच्चे हैं उनके लिए क्या आप कितनी केयर करते हैं, तो उसके लेवल पे डरें। अगर आप अभी लोगों की केयर, अपने जो टीचर हैं, आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, आपको पता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा तवज्जो इसके कि आपके जो सब ऑर्डिनेट हैं, आपके जो खादिम हैं, जो आपसे जूनियर हैं, इनका जो हिसाब किताब होना है, क्योंकि यहाँ पे आपको अथॉरिटी होती है। आप देखें गुस्सा भी बड़ा समझदार होता है, हमेशा नीचे वाले पे आता है, ऊपर वाले पे नहीं आता। तो इसके लिए थोड़ा आप अपने लिखें कि क्या आप एग्जिस्ट करते हैं, पीपल में आपका स्कोर क्या है और वर्क में, ऐसे ही अंदाज़ा लिखें। और फिर आपने अपने खुद प्लान करना है, मुझे किसी को बताना नहीं, अपना फिर प्लान करना है कि इसको इम्प्रूव करना है। जब आप लिख लें तो फिर मैं अगली स्लाइड चलाता हूँ। सब लोग लिख लें ऐसे ही एक अंदाज़न रफ, ताकि ये मैं चाहता हूँ आपने हमें इकट्ठा एक टाइम गुजारा है तो हम इससे कुछ अपने आप को भी चेंज करें। वो बार बार की तरह ना हो कि लोगों को बातें करते रहें, खुद वही के वही रहे। ये स्लाइड इसी ग्रेड की एक में ली है कि कोई भी काम हो तो काइंडली आप थोड़ा तवज्जो दीजिएगा बड़ा, रिसोर्सेज, रिलेशनशिप और रिजल्ट्स,
ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। पहले रिसोर्सेज हैं, जैसे आप ये काम है, आपके रिसोर्सेज हैं, ये स्पीकर हैं, ये आपका हॉल है, ये सारे रिसोर्सेज हैं। फिर रिलेशनशिप हैं। अब ये रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारे लोग आपने मैनेज किए, आपने उनको से काम करवाया। तीसरे रिजल्ट, तो ये अगर इसमें से कोई भी चीज़ निकाल दी, ये वही चीज़ है, ये पीपल, ये वर्क, ये पीपल रिलेशन, और फिर रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप देख लें, अगर आपके R2 है रिलेशनशिप, 66% है इम्पॉर्टेंस, कि आप लोगों के साथ सलूक क्या करते हैं, आप अपने सब ऑर्डिनेट के साथ क्या करते हैं, आप अगर मदरसा चला रहे हैं तो आपके जो अंडर हैं, आपके जो साथ हैं, उनके साथ कैसे हुस्न सलूक से पेश आते हैं। मुझे याद है, मुझे कई एक दो बास ऐसे मिले, कोरियन बास था, वो इतना अजीब बात था कि वो हमने बड़ी अल्लाह अल्लाह करके साल निकाला, इस तरह का हाल है कि काम 100% डिलीवर हम करते थे वही। लेकिन उसी से बाद एक और अच्छा बास मिला जिसमें काम फिर भी हमने 100% किया, लेकिन हमने एंजॉय किया काम, रिलैक्स लाइफ में एम्पावरमेंट फील की। तो वो अच्छे बास बने जो कि आपके सब ऑर्डिनेट एंजॉय करें, आपके जो काम है कस्टमर एंजॉय करें, बजाय हर बंदा तंग हो। और इसमें 66% रिलेशनशिप की अहमियत है, पीपल की अहमियत है, 33% आपके काम की अहमियत है। अगर आप जिस बंदे के अनसाउंड यानी अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, वो सिर्फ 33% रिजल्ट दे सकता है। जिस बंदे का हुस्न सलूक अच्छा नहीं है, जिस बंदे के अखलाक अच्छे नहीं हैं, जिस बंदे की वैल्यूज़ अच्छी नहीं है, वो 33% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। जिस बंदे के रिलेशनशिप और पीपल स्किल हैं, लोगों को डीलिंग आती है और वो सीख रहा है कि मैं कैसे इंप्रूव करूं, वो ही 100% रिजल्ट दे सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे अब कितना टाइम रह गया जी? 2 मिनट। चले मैं बस फिर ये किसी और, तो बेसिकली हमें दिमाग को समझना ज़रूरी है कि दिमाग, ये जो सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं हमारे गुस्से में, तो मैं मोटी सी क्विकली, ये बड़ा एक पूरे कम से कम ये 2-3 घंटा टाइम इसके लिए चाहिए सही समझने के लिए। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ है कि हमारी अक्सर प्रॉब्लम गुस्से की वजह से, परेशानी की वजह से होते हैं। तो मैं जस्ट क्विकली, दिमाग के जो है ना वो 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लिमरिक एम्बिगोला जिसे कहते हैं, जिसको कहते हैं जोश का। जब कोई इमरजेंसी कोई आती है या कोई इमीडिएट को गलती कर देता है, कोई गिलास तोड़ देता है, सबसे पहले आपका ये रिएक्ट करता है, ये इमीडिएट रिस्पांस होता है, ये सिक्योरिटी टॉप के। दूसरा होता है होश वाला दिमाग, जो कि इधर हाथ रखें सब, इसको कहते हैं PFC, प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं सामने। ये आपका है होश वाला दिमाग। लेकिन मुसीबत ये है कि ये शीशा देखा हुआ है, शीशा झूला लगा होता है, जो शीशा साहब ने देखा हुआ है, उसमें एक नीचे जाता है तो दूसरा, ये शीशा की तरह चलता है। जब ये चलता है तो ये ऑफ हो जाता है, जब ये चलता है तो ये ऑफ हो जाता है। तो ये जोश वाला दिमाग है, ये होश वाला दिमाग है। आपको सारे डिसीजन करने के लिए, ये इसमें फाइट होगी, इसमें फ्रीज हो जाएगा बंदा, पे फेंट हो जाएगा। इसको अब मैं अब अच्छी क्वालिटी से नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, लेकिन जस्ट आइडिया देने के लिए। और ये होश वाला दिमाग है जिससे मसले हल करते हैं, आप कहते हैं इसका सलूशन क्या है, इसको हल कैसे करना है। और ये शीशा की तरह जैसे मैंने बताया, ये चलेगा तो ये ऑफ होगा, ये चलेगा तो ये आ जाएगा। तो गुस्सा और ये जो इमोशन होते हैं ना, ये क्या चीज़ है इमोशन? ये केमिकल्स हैं, ये ख़ास केमिकल्स हैं जो मैं डिटेल से अभी इमोशनल इंटेलिजेंस का भी आपको टाइम मिला तो मैं बताऊंगा। ये आपके ब्लड में केमिकल्स रहते हैं जो बड़े डेंजरस हैं। आपकी 80% जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से, और वो इट्स ड्राइव फ्रॉम द इस गुस्सा। तो उसमें आपका केमिकल जो सबसे पहले, जब कुछ लोग दूसरों का इमोशन ख़राब करने के लिए बड़े उस्ताद हैं, गुस्सा दिलाने के लिए, तो वो जब एम्बिगोला जो इसको छेड़ देते हैं, इसको ऑन करते हैं, ये ऑफ हो जाता है। फिर आपका वो केमिकल निकलते हैं तो पीक टाइम पे तकरीबन 15 सेकंड में वो पीक टाइम पे पहुंच जाते हैं। वो इसलिए कहते हैं ना, जब गुस्सा आए तो आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो वो 10-15 सेकंड का जो टाइम होता है टेक्निकली, उससे आपका दिमाग दोबारा होश वाला दिमाग बहाल होने के लिए। इसके और भी तरीके हैं, जब टाइम मुझे मिलेगा मैं बताऊंगा। तो उसके बाद जब कूल डाउन, क्योंकि जो इस आप गुस्से में फैसला करेंगे ना वो गलत होगा। ये जो
तलाक में दो कहते थे, लेकिन 3 तलाक इसीलिए कहते हैं कि वो एक दफ़ा जो होती है वो गुस्से में उस वक़्त ये आपका होश वाला दिमाग नहीं चल रहा, आप इसमें कर, जब बाद में होश वाला दिमाग चलेगा तो वो फिर बैक आ हो जाएगा। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिज़ी की, द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु स्लो टू एंगर एंड स्विफ्ट टू कूल डाउन, जो कि कम आहिस्ता से गुस्से में आते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। यानी वो जो केमिकल है ना, ये केमिकल बहुत नुकसान, जितनी देर आपका रहेगा आपका नुकसान दे होगा। ये ऐसे ही है जैसे तेज़ाब, गुस्सा एक ऐसा तेज़ाब है जो जिसमें डाला जाता है उस बर्तन को भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है। यानी जो गुस्सा करने वाला है उसको ज़्यादा नुकसान होता है दूसरे की निस्बत। तो जिसको गुस्सा आता है वो ये सोच ले कि वो जल्दी उसको ब्लड प्रेशर होने वाला है और वो हार्ट अटैक और बहुत सारी स्ट्रेस की बीमारियां होने वाली हैं। तो उसको कैसे, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस की यूट्यूब पे सबक पढ़ने चाहिए। आप सल्लम के कुरान मजीद में है, जो गुस्सा को पी जाते हैं और दूसरों को मुआफ़ करते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। ये सब की वेलफेयर के लिए है। और इसकी रेजिस्टेंस में ले आप एंगर मैनेजमेंट में आप नींद अपनी पूरी करें, आप खाना हेल्दी खाएं। जो आजकल मॉडर्न खाने जो हम लोग बना रहे हैं ये कोई हेल्दी इतनी ऑप्शन नहीं है, जो प्योर अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं वो खाएं। न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और एक्स्ट्रा नहीं खाएं। अब वो खाने का जो एक हिस्सा पेट का खाली रखना है वो बड़ा ज़रूरी है। ब्लड शुगर, एक्सरसाइज, प्रेयर, नमाज, ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। सोशल कनेक्शन, आपके जो रिलेशनशिप हैं, सोशल लोगों से मिलना जुलना, सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करना, अपने आप को एवोल्यूएट करना। क्योंकि जो ये केमिकल्स हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, अगर तेज़ाब किसी चीज़ में पड़ जाए तो उसको क्या, एक तेज़ाब हो और फिर आप उसको अल्कली डाल दें दूसरे में, तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जो तेज़ाब मिलेगा, अल्कली जो उसकी बेस मिलेगी, तो आपस में न्यूट्रल होके वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका न्यूट्रल करने के लिए ये टेक्निक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो अब दिस इज़ द लास्ट स्लाइड कि आपने अपने आप को एवोल्यूएट करना है और हाउ कुड वी चेंज, कि अपने आप को अपनी डेली चेकलिस्ट बनाएं कि जैसे आपने आगे इम्प्रूव प्लान करना है तो कैसे करेंगे। अपने आप को क्रिटिक सेशन, अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उनसे रखें कि मैं कैसे आप इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी क्या खामियाँ हैं, अपनी फीडबैक लें। और इसमें कुछ मुख्तलिफ फार्म्स भी हैं, मुझे कभी अब बगदादी साहब को मैं कोई शेयर भी कर लूँगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया अगेन, और उम्मीद है ये चीज़ें आपके ज़िंदगी में काम आएंगी इंशाल्लाह। तो ओवरऑल आप समझते हैं हेल्पफुल था ये जो ट्रेनिंग में, अच्छा था, ग्रेट।